नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ये हो क्या रहा है विश्व को? नेपाल की स्थिति हमने देख रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति कुछ दिन पहले ही हमने देखी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को वहां से रातों रात भागना पड़ा और यही हाल नेपाल का हुआ कि नेपाल के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा इस्तीफा देकर, क्योंकि सेना ने कंट्रोल करने से मना कर दिया था और ये कहा था जब तक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रहते हम देश का कंट्रोल नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, एक एक करके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई पड़े और वहां से वो भागे। लेकिन नेपाल में जो स्थिति थी वो काठमांडू तक थी पहले, बाद में वो पूरे विस्तार हुआ, लेकिन पहले दिन तो काठमांडू में ही हुआ था, जिस दिन 20 लोगों की हत्या हो गई। अगर उसको सही से कंट्रोल किया जाता तो आंसू गैस के गोले भी डाले जा सकते थे, रबर की गोली भी चलाई जा सकती थी, वाटर कैनन भी चलाए जा सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्टों की सबसे खास बात होती है, कम्युनिस्टों की सबसे खास बात होती है कि वो सत्ता पाने तक सारे सिद्धांत लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद जिनका सहयोग लेकर आते हैं वो भी अगर उनके विरुद्ध खड़े होंगे तो उन पर गोली चलाते हैं। ये बात तो चीन में भी कम्युनिस्टों ने जब कब्जा किया था तब उसके बाद लाखों लोगों का जनसंहार हुआ था। यानी कि कब्जा करने के लिए जनसंहार हुआ तो उसके बाद उन्हीं स्टूडेंट्स मूवमेंट ने फिर कुछ किया तो वो अपनी सरकार के खिलाफ, मतलब कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ किया, तो वहां एक चौक पर लाखों लोगों को गोली मारकर उड़ाया गया था। ये चीन का इतिहास है। यही नेपाल में भी हुआ, ये ही बांग्लादेश में भी हुआ। श्रीलंका का हाल हमने पीछे देखा, बड़ी मुश्किल से श्रीलंका कंट्रोल हो सका क्योंकि भारत उसमें इन्वॉल्व हो गया था। उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत की विजिट पर आए, भारत सरकार ने आश्वासन दिए, भारत के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिए, भारत ने पैकेज दिया, तो श्रीलंका तो बच गया। लेकिन नेपाल चूंकि कम्युनिस्ट शासन है और वो प्रो चाइना बैठा हुआ है, भारत बड़ी माइनॉरिटी से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन ये जो भयावह स्थिति नेपाल की हो गई है, इतनी भयावह स्थिति तो स्टूडेंट मूवमेंट की नहीं हो सकती। स्टूडेंट मूवमेंट की स्थिति इतनी हो सकती है कि वो प्रेशर में ले लें। स्टूडेंट मूवमेंट की स्थिति इतनी हो सकती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं वो इस्तीफा दे दें। लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट की स्थिति अपने ही देश को जलाए जबकि इस्तीफे हो चुके हों, तब समझ में आता है कुछ बाह्य शक्तियां भी इसमें शामिल होंगी। कुछ समझ में आता है कुछ बड़ा यहां इन देशों में हो रहा है। अब दूसरा सवाल है कि यूरोप का एक और देश, कुछ दिन पहले हमने देखा था अमेरिका ने जिस समय टैरिफ का खेल खेला, भारत सहित विश्व के दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया, जिसका परिणाम निकला कि अमेरिका में चीजें दो गुनी महंगी हो गई। मतलब महंगाई अमेरिका में चरम पर पहुंच गई और अमेरिका ऑलरेडी रिसेशन की कगार पर है। अमेरिका ऑलरेडी रिसेशन की कगार पर है, तब भी अमेरिका के 50 राज्यों में आंदोलन हुए थे, 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए थे, ये जुलाई की बात है। और उसके बाद प्रदर्शन अमेरिका में होते रहते हैं, लेकिन ऐसा खूनी संघार कहीं नहीं हुआ। ये तो मुझे जहां तक अमेरिका में याद आता है, मतलब यूएसए में याद आता है कि उनके 38 देशों का जो समूह है, जिनमें 50 राज्य जिसको वो कहते हैं, 50 देश जिसको कहते हैं, उसमें जिस समय उनके यहाँ एक ऐसा राष्ट्रपति बैठ गया था इब्राहिम लिंकन, जिससे सदर्न एरिया को उम्मीद हो रही थी कि सदर्न एरिया आजाद हो सकता है, क्योंकि वो पहले मैक्सिको के साथ हुआ करते थे, अमेरिका के साथ ट्रीटी करके ये देश मिले और अमेरिका से जब वो वापस जाना चाहते थे, यूएसए से जब वापस जाना चाहते थे तो जाने नहीं दिया। जब इब्राहिम लिंकन बैठे तो लोगों को लगा कि भाई ये थोड़ा राष्ट्रवादी आदमी है और ये थोड़े लिबरल हैं तो ये कर सकते हैं। इब्राहिम लिंकन ने भी रातों रात लाखों लोगों को गोली से उड़वा दिया था और उनको डिस्पोज भी करवा दिया था। मतलब इब्राहिम लिंकन के विषय में ऐसा कहा जाता है। तो ये जो नॉर्दर्न अमेरिका के लोग हैं जो सत्ता में हैं, वो कहते हैं अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो सदर्न अमेरिका के हैं, जो मैक्सिको का कभी हिस्सा हुआ करता था, या जो देश अमेरिका के साथ दक्षिण अमेरिका के आए, वो सदैव इब्राहिम लिंकन को ही दोषी मानते हैं। अब यूरोप में एक बात तो क्लियर है कि जैसे ही ये 2001 2002, जहां तक मुझे याद है 2010-11 की 2014-15 की बात है, जब वो मूवमेंट यजीदी
बनाम मुसलमान चला था, यजीदी भी मुसलमान ही होते थे, यजीदी बनाम मुसलमान चला था, तो बहुत बड़ी तादाद खाड़ी से निकलकर यूरोप की तरफ भागी थी। उस समय कुछ फोटोग्राफ्स ने बढ़िया फोटो निकाले, बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई गई और यजीदियों को विक्टिम दिखाया गया। ये मुझे लगता है यूनाइटेड खाड़ी, यूनाइटेड गल्फ कंट्रीज का एक बड़ा अभियान था, सोची समझी साजिश, जिसके तहत ये सब दिखाया गया। यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि ये विक्टिम्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज ने अपने यहां शरण दी। ये खेल पहले भी हो चुका है। ये खेल तब हुआ था जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर, गाजा पर हमला किया था 1967-68 की तरफ, और उस समय लेबनान ईसाई कंट्री हुआ करता था, लेबनान ने अपने दरवाजे खोल दिए थे शरणार्थियों के लिए। शरणार्थी वहां गए। आज लेबनान में ईसाइयत खत्म हो चुकी है, लेबनान में तो हिजबुल्लाह बैठ गया, लेबनान अब इस्लामिक कंट्री बन गया। कभी मतलब इस तरह से डेमोग्राफी सिस्टमेटिक तरीके से विक्टिम दिखाकर घुसना और विक्टिम दिखाकर घुसकर फिर वैसा करना। भारत में भी ऐसा नहीं है। भारत में भी जब पाकिस्तान बना तो विक्टिमाइजेशन भारत में हुआ, जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ उसकी कोई बात नहीं। और ये तो पहले भी होता रहा। गांधी जी के समय पर जब मोपला हुआ था, हिंदुओं का नरसंहार हुआ दक्षिण भारत में, केरला में, तब गांधी जी चुप रहे। लेकिन जैसे ही मुस्लिम तुष्टीकरण का नंबर आया, चौरी चौरा की घटना हुई और नतीजा निकला कि गांधी जी ने अभियान वापस ले ली। यानी कि केरला में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां पर जब थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस हुआ, क्योंकि उसमें विक्टिम कोई और था, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन वापस ले लिया था। आप सोचिए कि ये विक्टिमाइजेशन का जो गेम है वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी इस समय सही से खेल रही है। पार्टीशन के समय पर भी विक्टिमाइजेशन का खेल खेला गया कि साहब हम तो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे। नेहरू जी का दिल पिघल गया और नेहरू जी ने ऑप्शन दे दिया कि सब पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, कुछ तो भारत में भी रहना चाहते थे। अब भारत में जो रहना चाहते थे वो भारत में रह सकते हैं। नेहरू की उस गलती का परिणाम आज देश भुगत रहा है। बहुत बुरी स्थिति में देश आ गया है। और वो सीएए के दौरान, ये जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, सीएए के दौरान, और मैं कहता हूं कि उससे पहले प्रणब मुखर्जी के समय पर, प्रणब मुखर्जी के समय से मतलब है जब केजरीवाल ने एजिटेशन शुरू किया था रेल भवन के पास, तब ऐसी संभावनाएं थी कि राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे। ये उस समय 7 अंडरस्कोर्स कहा जाता था, जिसको आज लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, उसमें घुस जाएंगे और घुसकर ये भारत को बंधक बना लेंगे। उस समय प्रणब दा राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने रातों रात रेल भवन के चारों ओर की स्थिति खाली करवाई थी और लाठीचार्ज तो छोड़ दीजिए, इनको उठाकर बाहर फेंकवा दिया था। ये भारत में भी ऐसी सिचुएशन थी। फिर सीएए के दौरान भी ऐसी सिचुएशन थी। सीएए के का जो पूरा देश को चक्का जाम, शाहीन बाग और ये सब हुआ था, ये सत्ता परिवर्तन दिमाग में रहा। लेकिन अभी भी चूंकि हिंदू मेजोरिटी में है, अभी भी हिंदू कुछ और चाहता है। जब तक हिंदू मेजोरिटी में है तब तक ही, मेजोरिटी से मतलब हिंदुओं की मेजोरिटी 70% से ऊपर मानी जाती है और मुसलमान की मेजोरिटी 30% से ऊपर मानी जाती है। अगर हिंदू मेजोरिटी में 70% के ऊपर है तब तक ही देश सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में जाएगा उस दिन हम सब जानते हैं, या 70% से नीचे जाएगा। और सभ्यताएं तो ये कहती हैं, उस दिन पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा भी था कि सभ्यता, ये सिस्टम तो ये कहता है कि जिसकी आबादी वृद्धि दर 3% से कम, 3 से कम है, मतलब 2 के 3 नहीं हुए, वो सभ्यता खत्म हो जाती हैं। 2 से 3 से मतलब है कि 2 लोगों के, पति पत्नी के 3 बच्चे। अब इसमें 3 बच्चों में 20 से 30% कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, कहीं अकाल मृत्यु या वो हो जाता है, तो 2-2.5 बचते हैं, जिसकी वजह से देश चलते हैं, वो सभ्यताएं बचती हैं। जिस जिस सभ्यता में 2 और 1 पर बच्चे आ जाते हैं वो सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। ये भारत का नहीं, पूरे विश्व की डेमोग्राफी का इतिहास है। अब हम अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हैं तो जिनके नहीं हो रहे हैं उनकी मजबूरी है, लेकिन जिनके हो रहे हैं वो 3 से 4 बच्चे अगर नहीं करते तो जो एक बच्चा पैदा किया है उसकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। यूरोप ने ऐसा ही किया था। यूरोप ने भी, वो 2 और 1 पर थे। आज यूरोप के 30 के लगभग सारे कंट्री
सारे देश परेशान है। दूसरा, उन्होंने जो यजीदियों को लेकर विक्टिमाइजेशन कार्ड खेला गया था, उनको शरण दे दी। उस शरणार्थियों ने 10 साल में ही, सिर्फ बड़ी ध्यान से, बड़ी उससे मैं कह रहा हूं, उन शरणार्थियों ने 10 साल में ही वहां पाला पलट दिया। 10 साल में ही सारा सिस्टम बदल दिया। अब वहां की स्थिति यह है कि जर्मनी लड़ रहा है, वहां की स्थिति यह है कि फ्रांस लड़ रहा है, यूनाइटेड किंगडम लड़, ये वो देश हैं जिन्होंने विश्व के आधे विश्व पर कब्जा करके रखा था। आधे विश्व पर, 300 से 400 साल तक आधे विश्व पर कब्जा करके रखा था। अब इन कंट्रियों में जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हुई, और डेमोग्राफी के साथ कम्युनिज्म, जो अभी भी उसी स्वजाति हैं, कम्युनिज्म या लेफ्ट विंग, इनके साथ मिलकर ये सारे साथ आ जाते हैं और राइट विंग को निकालकर फेंक देते हैं। राइट विंग मतलब जो राष्ट्रवादी विचार रखते हो, उनको निकालकर फेंक देते हैं। क्योंकि कम्युनिज्म और लेफ्ट ये मानता है कि जो संप्रदाय है वो अफीम है, और उनका साथ देने वाले इस्लामिक विचार को मानने वाले, भले वो यजीदी लिखते हों, है तो मुसलमान ही, यजीदी संप्रदाय को मानने वाले या मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले, उनका सीधा प्रिंसिपल है भाई अल्लाह एक है और मोहम्मद उनका पैगंबर है। कुरान आपको माननी पड़ेगी और बाकी को मानेंगे तो काफिर है। अब उनके अनुरूप अगर पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो समस्या आ जाती है। अब एक यूएसए के एक व्यक्ति ने कल एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर कहा कि भाई मैं लंदन के मैं वहां के यूनाइटेड किंगडम के एक उस पर गया, एयरपोर्ट पर था, लंदन के एयरपोर्ट पर था। एयरपोर्ट पर जहां पर वो थे, वहां उसने वीडियो बनाया, बोले भाई यहां तो कोई गोरा दिखाई नहीं दे रहा, यहां तो सब भारतीय भरे हुए। वो भारतीय हिंदू थे ऐसा नहीं है, वो भारतीय भी कौन थे ये विचार करने का विषय है। यूनाइटेड किंगडम से जो हिंदू जाति वहां रहती है, उनके अक्सर मुझे फोन आते हैं, वो हमें बताते भी हैं, मेरी बात भी होती है। वो कहते हैं साहब खत्म हो चुका है, गोरा नहीं बोल सकता, एटलीस्ट गोरा अगर इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल जाना पड़ता है। यहां तक कि गोरे प्रिवेल करते थे, जिन उनको वो गोरा कहते हैं, गोरे प्रिवेल करते थे, लेकिन आज की तारीख में वहां इस्लामिक चरमपंथ प्रिवेल करता है और किसी भी दिन वहां आंदोलन करके सरकार का सत्ता पलट हो सकता है। फ्रांस पर आ जाइए। फ्रांस में हमने सबने देखा था कि फ्रांस में वो कार्टून छपा, और कार्टून छपने के बाद वहां ये सब शुरू हुआ। मैक्रोन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। मैक्रोन ने एक पार्टिकुलर समुदाय जो कार्टून के खिलाफ लोगों की हत्याएं कर दी थी, उनके खिलाफ एक्शन लेने शुरू करे। सही से एक्शन हुए, लेकिन अपोजिशन तो अपोजिशन है, लेफ्ट विंग या लेफ्ट ने अपोजिशन का साथ दिया और दंगे भड़का दिए। दंगे इस लेवल के हुए कि कई बार कंट्रोल करने पड़े। अब मैक्रोन के खिलाफ सारा वहां का दारोमदार है, मैक्रोन के पीछे पड़े हैं। मैक्रोन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैक्रोन के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो राइट विंगर हैं और राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति अभी चूंकि आबादी राइट विंगरों की वहां ज्यादा है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी देश में आतंक होता तो ऐसा नहीं है कि वो मेजोरिटी ही कर रही हो। आतंक होता है वो माइनॉरिटी के लोग लेकिन संगठित रूप से आते हैं, तो भी वो बड़ा आतंक करते हैं, पूरा देश उसमें फंसता है। लेकिन वोट तो मेजोरिटी उसको ही देता है जो देश को संभाल सकता है। तो मैक्रोन को वोट तो मिला, मैक्रोन को वोट मिलकर ये सब कुछ चला तो, लेकिन मैक्रोन पिछले 2 वर्ष में अपने 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। 5 प्रधानमंत्री इस्तीफे दे चुके हैं। आज उन्होंने एक नए प्रधानमंत्री का वो किया, शपथ दिलवाई, और बजट जैसे ही आया तो पूरा फ्रांस जाम हो गया। मतलब आप सोचो कि यूरोप में सबसे बड़ा कंट्री फ्रांस है और फ्रांस पूरा जाम हो गया। 80,000, छोटे से देश हैं, 80,000, हमारे यहाँ 80,000 वो छोटी सी संख्या मानी जाती, लेकिन उनके यहाँ 80,000 आर्म फोर्सेस के लोग लगा दिए गए। अकेले राजधानी में 6 से 8 हजार सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई। सिक्योरिटी फोर्स लगाने के बाद पूरे देश में आगजनी, पूरे देश में दंगे, और आह्वान क्या, मैक्रोन हटाओ। ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वहां मेजोरिटी ऐसा कर रही है, वहां लेफ्ट विंग सपोर्टेड बाय ये जो वहां परिवर्तन करना चाहते हैं, जो वहां कार्टून देखना पसंद नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि उनको अल्लाह ने उनको ही बनाया है। और यह भी सही बात है कि दिया बुझने से पहले बहुत तेज जलता है।
महाभारत का ही उदाहरण याद करिए। महाभारत 135 करोड़ की बात करती है। 135 करोड़ अपोजिशन के लोग मारे गए थे। 5 पांडवों ने 135 करोड़ को ढेर कर दिया था, सिर्फ 5 पांडवों ने। और एक सेना पांडवों के साथ थी, वो थी पांचाल, जो आज का फर्रुखाबाद है। पांचाल की सेना, बाकी शल्य भी उधर से लड़ रहे थे, मतलब इनके सगे मामा भी उधर से लड़ रहे थे। तो आप सोच लीजिए कि 135 करोड़ एक साथ मारने पड़ते हैं अगर आतंकी या फिर राक्षस जाति बड़ी हो जाती है, और उसी को हम महाभारत कहते हैं। करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं लंका के युद्ध में, उसी को हम रामायण कहते हैं। जब कोई आक्रांता, जब कोई प्रकांड विद्वान, जब कोई शक्ति अर्जित करने वाला शासक मानवता के खिलाफ चलना शुरू करता है और वो पूरे सिस्टम को खत्म करना चाहता है, तब ही रामायण और महाभारत, मधु और कैटव जैसे प्रकरण उदाहरण आते हैं, जो इतिहास बनते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी 135 करोड़ विधर्मी संसार में हो नहीं पाए, लेकिन वो धीरे धीरे करके इस तरह के परिवर्तन ला रहे हैं। तो मेजोरिटी उस समय भी लंका की मेजोरिटी, ऐसा नहीं रावण के साथ थी, मेजोरिटी देश की आवश्यक नहीं उनके दुर्योधन के साथ थी, वो पांडवों के साथ थी, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ थी। लेकिन संगठित रूप से जो अति रखने वाले लोग थे वो संगठित होते हैं, वो बाहर आते हैं और वो सत्ता परिवर्तन करते हैं। समाज में एकत्रीकरण आवश्यक है, इकट्ठा होना, और डेमोग्राफिक रूप से आबादी बढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये तमाम लाखों इलस्ट्रेशन ऐसे हैं। और अब जो है सारा खेल संसार में आबादी का है। फ्रांस में आबादी तो हो सकती, तो वो वोट डाल देगा, लेकिन माइनॉरिटी के लोग लेफ्ट में जो जो सत्ता पाना चाहते हैं, जो प्रतिपक्ष है, उनके साथ मिलकर कोई ना कोई कारण बताते हैं। अब आप कहिए गरीब, महंगाई है, सारे संसार में महंगाई है, कोई ऐसा कंट्री नहीं जहां महंगाई नहीं। आपको गरीबी है, सारे संसार में गरीबी है, ऐसा कोई देश नहीं जहां गरीबी ना हो। सारे संसार में अनएम्प्लॉयमेंट है, सारे देशों में है। सारे संसार में ग्रोथ नेगेटिव है, सारे संसार में है। भारत ही एक ऐसा देश है जो बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर भी सीएए के दौरान यही करने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा, ट्रैक्टर चलाकर स्वतंत्रता दिवस पर, 26 जनवरी पर या 15 अगस्त पर इस तरह का करने का प्रयास किया गया था। दिल्ली में गोलियां भी चलानी पड़ी थी, ट्रैक्टर पलट भी गए थे, फिर बाद में इस बार तो हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए थे। लेकिन चाहे वो किसान मूवमेंट के नाम से तथाकथित लोग इकट्ठे हों, चाहे वो ये सीएए के नाम से इकट्ठे हों, लेकिन ये ट्रायल, ये प्रयोग था। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी स्टेटों में थी, इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले गए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब है आज हिंदू आबादी है इसलिए मेंटेन कर लेंगे, लेकिन हिंदू अगर एक बच्चा और दो बच्चा ही पैदा करते रहे और ये कहते रहे कि नहीं साहब हमारे तो डेवलपमेंट देखना पड़ता है, परवरिश भी देखनी पड़ती है, सब कुछ पढ़ा लिखा कर उसको कलेक्टर बनाकर रख देना, लेकिन मेजोरिटी जब बैठेगी तो नेपाल का हाल देख लीजिए, अधिकारियों का क्या हो रहा है। आप कुछ भी करके रखेंगे, सिर्फ कलमा ही पढ़ना बाकी रह जाएगा और कुछ नहीं बचता। इसलिए आज फ्रांस की जो स्थिति है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अब मैक्रोन का इस्तीफा मांगा जा रहा है और पूरे फ्रांस को जाम करने का प्रयास हुआ। पूरे फ्रांस को जाम किया गया और फ्रांस इस समय उसी स्थिति में है। नेपाल में छोटा आंदोलन हुआ था, फ्रांस में बड़ा। कहते तो ये हैं कि वो अनऑर्गेनाइज था, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि उसके पीछे लेफ्ट की शक्तियां, उसके पीछे जो वामपंथी शक्तियां, उसके पीछे जो चरमपंथी शक्तियां, वो सब काम कर रही हैं, सब इकट्ठी हो गई हैं। इसलिए याद रखिए, डेमोग्राफी बढ़ाना है, बच्चे बढ़ाना है। एक बच्चा अगर आपका है तो उसको 2 बच्चे और दीजिए ताकि उसकी सिक्योरिटी हो सके, अन्यथा वो अकेला रह जाएगा। न्यूक्लियर फैमिली वैसे ही चल रही, खत्म हो जाएगा ऐसा। ये मेरा मानना है कि फ्रांस में 1-2 दिन में कुछ बड़ा देखा जा सकता है, नेपाल या बांग्लादेश की तरह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।